नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी में मैं सुधाकर सिंह वेलकम करता हूं। आज हिंदी की इस कक्षा में मैं आप सभी लोगों का पुनः वेलकम करता हूं। हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास को हम विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित हिंदी साहित्य के इतिहास की इस विस्तृत कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज पहली क्लास है और खंड बाई खंड एक एक पार्ट लेकर के हम विस्तार से हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो रचित है उसे विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। खास करके जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उन सारी चीजों को हाईलाइट करते हुए वन बाय वन चीजों को देखते हुए पूरी पुस्तक का अध्ययन विस्तृत तरीके से मेरे द्वारा करवाया जाएगा। आने वाले हिंदी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कक्षा है। तो मित्रों, आप सभी लोग इस कक्षा से जुड़िएगा, इस क्लास से जुड़िएगा, साथ के साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कंप्लीट एक एक पार्ट के रूप में पूरा विस्तार से मैं पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो रचित है उसको आपके सामने रखूंगा। वीडियो को शेयर करिएगा, साथ में वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिए जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो रचित है। इस पर कुछ विस्तृत चीजें मैंने पीछे की क्लास में बताई थी, फिर भी एक बार कि भूमिका में उन्होंने अगर भूमिका हम पढ़ते हैं तो इति प्लस ह प्लस आस अर्थात इतिहास, जिसका शब्द होता है कि ऐसा निश्चय पूर्वक हुआ, ऐसा चिंतन वर्णन इतिहास। अतीत के तथ्यों का सत्य इतिहास है, यानी अतीत के तथ्यों का सत्य ही क्या कहलाता है? आपका इतिहास कहलाता है। उसके क्षेत्र का अपरिमित विस्तार है। ठीक है, ये आपका पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ के बाद आगे आते हैं। यहां से मुख्य रूप से भूमिका शुरू होती है। भूमिका में हिंदी साहित्य की इतिहास संबंधी अवधारणाओं में मतैक्य का राहित्य उसी का परिणाम है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने अपनी अपनी दृष्टि से साहित्य के इतिहास लिखे हैं। सबसे पहले फ्रेंच विद्वान गार्सा दा ताशी ने 1839 में हिंदी कवियों का एक इतिहास फ्रेंच भाषा में प्रकाशित करा है। कई बार आपके ऑब्जेक्टिव लेवल के एग्जाम में टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो हिंदी कवियों का एक इतिहास फ्रेंच भाषा में प्रकाशित कराया। उसका नाम इस्तवार दला लिटरेत्यू एंदुई एंदुस्तानी था। यानी गार्सा दा ताशी ने 1839 में फ्रेंच भाषा में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था इस्तवार दला लिटरेत्यू एंदुई एंदुस्तानी। सन 1873 में नवल किशोर ने प्रेस ने पंडित महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह प्रकाशित किया। कब? 1873 में प्रकाशित हुआ है पंडित महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह। इसमें कुछ कवियों की जीवनियां और कविताओं का संग्रह किया गया था। सन 1881 में, कब दोस्तों? 1881 में फ्रेंड्स, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें लगभग 1000 कवियों का उनकी रचनाओं के साथ परिचय कराया गया। इस पुस्तक में शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज में, जिसमें लगभग 1000 कवि थे, 1881 में यह आई। उसके बाद 1889 आता है। 89 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान लिखा। कब?
1889 में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। सन 1913 में मिस्र बंधु विनोद प्रकाशित होता है। कब? 1913 में। उसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया कि इसमें मिश्र बंधु विनोद में। सन 1917 में पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी। सन 1918 में एडविन ग्रिप्स का ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर और 1920 में FIK की ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर प्रकाशित हुआ। इन सारी चीजों पर पूरे पैराग्राफ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये पुस्तकें हिंदी साहित्य के संबंध में परिचय मात्र की ही है। सन 1929 में पंडित रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। कब? 1929 में। इसे नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित शब्द सागर के लिए हिंदी साहित्य की रूपरेखा के रूप में तैयार किया गया था। मतलब यह है दोस्तों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित होता है, ये सबसे शुरू में नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित एक पुस्तक थी, शब्द सागर। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इसे लिखा गया था। किस रूप में लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिष्कृत करके हिंदी साहित्य का इतिहास बनाया गया। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या, ये आपकी भूमिका रही। और यह भूमिका लिखने वाले आपके प्रमुख विद्वान हैं श्रीनिवास शर्मा जी, डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा जी, जो आपके हिंदी और संस्कृत के विद्वान रहे। उन्होंने यह भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पुस्तक की सन 2002 में लिखी। ठीक है, जो नई दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। आगे प्रथम संस्करण के वक्तव्य पर जाते हैं। तो अगर आप इस भूमिका पर जाते हैं, इस भूमिका के बाद ये देखिएगा, तो यहाँ आप देख रहे हैं अब ये प्रथम संस्करण का वक्तव्य है, इसे पढ़ते हैं। अब पुस्तक शुरू हो रही। हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन 1889 में डॉक्टर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कविवृत्त संग्रह निकाला। तो कुल मिलाकर के बात करें तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने आपके 1833 में और फिर 1889 में ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से बड़ा कविवृत्त संग्रह निकाला। काशी की नागरी प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ ही में इस बात की ओर गया कि हजारों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में अज्ञात पड़ी हैं और उसकी खोजबीन का काम इन्होंने शुरू किया। और वही खोजबीन जब काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा हो रहा था, तो उस खोजबीन में सन 1913 में, कब? 1913 में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं द्वारा, जिसमें श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र आदि थे, 3 लोग शामिल थे, याद रखिएगा आप सभी लोग। बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह निकाला जिसमें लगभग 4600 कवि हैं, लगभग हम 5000 मान लेते हैं, जिसे मिश्र बंधु विनोद कहा जाता है। आप ध्यान रखिएगा 1913 में मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन होता है। 3 मिश्र बंधुओं ने मिलकर के इसका प्रकाशन किया और 3 भागों में है यह, 3 भागों में प्रकाशित हुआ। ठीक है, 1913 में 2 भाग प्रकाशित हुए थे, एक बाद में। इधर जब से विश्वविद्यालय आदि में उच्च शिक्षा में ये सारी चीजें हुई हैं, तो और काफी चीजें विस्तृत हुई, यही सारी बातें यहाँ कही
हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया। अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। ये रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं अपनी बातों को। आगे चलते हैं। इन्होंने कहा कि पहले भी काल विभाग को लीजिए, जिस काल विभाग के भीतर किस ढंग की किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी, वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। इसी प्रकार काल एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर के रामचंद्र शुक्ल जी ने जिस काल में विशेष ढंग की रचनाओं की अधिकता दिखी है, उसी के आधार पर उस समय का नामकरण किया है, उस काल का नामकरण किया है। ये विशेष रूप से आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रचुरता में यह अलग बात है कि अन्य ग्रंथ संख्या में ज्यादा हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के, लेकिन एक ही प्रकार के चीजों से रिलेटेड, एक ही प्रकार के ढंग से साहित्य से रिलेटेड पुस्तकों की संख्या सर्वाधिक है, उनकी प्रचुरता ज्यादा है और उसी प्रचुरता के आधार पर ही उस काल का नामकरण किया गया है। आगे वो कहते हैं आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। तो आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की रचनाएं और देश भाषा या बोलचाल की रचना। यानी वीर गाथा काल या आदि काल में दो तरह की रचनाएं हैं, अपभ्रंश की और देश भाषा या बोलचाल की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैन धर्मों तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्य पुस्तकें केवल चार है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल केवल साहित्यिक पुस्तकों को चार रूप में देखते हैं, चार पुस्तकों को मानते हैं, जिसमें उन्होंने नाम लिया विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक पुस्तकें कितनी मानी? चार मानी। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इसके बाद बात करते हैं देश काल काव्य की 8 पुस्तकें और हैं, यानी अन्य 8 पुस्तकों को इन्होंने और वरीयता दिया जो उस समय की थी, देश काल काव्य की थी। इसमें खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो जिसे आल्हा का मूल रूप कहते हैं, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। यानी कुल मिलाकर के बात करें तो यहाँ 8 पुस्तकें और हैं जिन्हें हम इस आधार पर देखते हैं। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है। इन्हीं में से अंतिम दो बीसल देवराशो और को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही हैं। यानी अंतिम दो तथा बीसल देव को छोड़ दीजिए, यानी खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली और बीसल देव रासो, इन तीन को छोड़ दिया जाए तो सभी ग्रंथ वीर गाथात्मक ही हैं। यानी वीरता परक रचनाओं की बहुलता है, वीरता परक चीजों की बहुलता दिखाई देती है उन रचनाओं में। अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि इसीलिए आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा जा सकता है
और यही कारण है कि उन्होंने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा है। तो यहाँ पर आप अगर नोट्स बना रहे हैं मेरे साथ तो इस चीज को नोट कर सकते हैं, या तो 2 से 3 बार देख सकते हैं वीडियो को। जिस सामाजिक या राजनैतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही है, उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। मिस्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है। अब मिस्र बंधुओं की नामावली उन्होंने दे रखा है, जिसमें भगवत गीता, वृद्ध नवकार, वर्तमान, संवत्सार, पत्तली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रामा, रैवत गिरिरासा, नेमिनाथ चौपाई, वेश माला यानी उपदेश माला। इनमें से नंबर 1 तो पीछे की रचना है, जैसा कि उसकी इस भाषा से स्पष्ट है। तेहि दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमिरो गुरु गोविंद के पाऊं, अगम अपार है जाकर नाऊं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जो भगवत गीता है तो वो ऐसा लगता है कि वो पीछे की रचना है, यानी बाद की रचना है, शुरुआत की रचना नहीं है। इसीलिए इन्होंने ये पंक्ति प्रस्तुत की, तह दिन कथा कीन मन लाई, हरि के गीत नाम गीत चित आई, सुमिरो गुरु गोविंद के पाऊं, अगम अपार है जाकर नाऊं। ठीक है। जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देखकर ही प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर ही अवधि या बैसवाड़ी समझते हैं। जो भाव को थाट और विचार को फीलिंग कहते हैं, वो यदि उद्धृत पदों को संवत 1000 के क्या संवत 500 के भी बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये बाद के थे, इसलिए उन्होंने विचार नहीं किया मिश्र बंधुओं ने, और ये अपनी बात कही। पुस्तक की संवत सूचक पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफी है। सहस्र सो संपूर्ण जाना। अब रही शेष 9 पुस्तकें, जिनमें 2 नंबर की यानी वृद्ध नौकार, 7 नंबर की यानी जम्बू स्वामी रामा, 9 नंबर की यानी नेमिनाथ चौपाई और 10 नंबर की जो वेश माला या उपदेश माला है, जैन धर्म के तत्व निरूपण पर है। यानी जैन धर्म की तत्व निरूपण से संबंधित कौन कौन सी पुस्तकें हैं, तो वृद्ध नौकार, जम्बू स्वामी रामा, नेमिनाथ चौपाई और उपदेश माला या उपदेश माला, और साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कि इन्हें साहित्यिक कोटि में नहीं रखा जा सकता। नंबर 6 जो आपका अनन्य योग है, यह योग की पुस्तक है। नंबर 3 और 4 यानी वर्तमान और संवत्सार केवल नोटिस मात्र है, विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव हैं। एक में नंद के जीवनार का वर्णन है, यानी रैवत गिरी राशा में, और दूसरा अगर बात किया जाए तो आपका बच गई कौन सी, पत्तली। तो 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो नंद के जीवनार का वर्णन है, दूसरे में गुजरात के रैक्त पर्वत का आता है। इन पुस्तकों की नावावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता है, ये रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि एक ही काल में और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहां भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई हैं, वहां अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। यानी कुल मिलाकर रामचंद्र शुक्ल जी अपने इतिहास में बताते हैं कि जहां उन्हें जरूरत पड़ी है, उन्होंने अलग अलग शाखाओं में भी चीजों को विभाजित किया है परंपरा के अनुसार। जैसे उन्होंने भक्ति काल के भीतर 2 काव्य धाराएं रखी हैं। भक्ति काल को उन्होंने विभाजित किया निर्गुण धारा और सगुण धारा में। फिर प्रत्येक धारा की 2-2 शाखाएं इन्होंने स्पष्ट रूप से लक्षित किया है। निर्गुण धारा में इन्होंने ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी यानी ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा को रखा। सगुण धारा की राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा को रखा। यानी सगुण धारा में राम भक्ति
तो यहाँ पर हमने देखा कि रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को निर्गुण धारा, सगुण धारा में बांटा, फिर निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी और सगुण धारा में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा में विभाजित किया। आगे देखते हैं कि रीति काल के भीतर रीतिबद्ध की जो रचना चली है, या वो कहते हैं कि रीति काल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है, उसका उपविभाग करने का कोई संगत मुझे आधार नहीं मिला। वो कहते हैं रीति काल के अंदर डिवीजन बांटने का मुझे कोई आधार नहीं मिला। रचना के स्वरूप आदमी को स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तम उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता है। कुल मिलाकर के उन्हें कोई विभेद नजर नहीं आया, इसलिए उन्होंने रीति काल को रीति काल के रूप में ही रखा। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचन करने पर आगे चलकर शायद कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक उन्होंने कहा मुझे कोई आधार नहीं मिला है। रीति काल के संबंध में दो बातें और कहनी है। इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्यिक इतिहास के एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही ले लिए हैं। यहाँ देखिए वो साफ साफ बोलते हैं कि कवियों के परिचय के लिए उन्होंने मिश्र बंधु विनोद का सहारा लिया है। कहीं कुछ कवियों के विवरणों में परिवर्तन और परिष्कार भी किया है, जैसे ठाकुर दीनदयाल गिरी, राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरणों में। यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ, तो इससे मेरी कोई बड़ी उद्देश्य हानि नहीं हुई है। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम दिए हैं, उतनी ही जरूरत से ज्यादा मालूम हो रहे हैं। कुल मिलाकर के उन्होंने कहा रीति काल में मुझे इतिहास लेखन के लिए पर्याप्त कवि मैंने लिए हैं, मुझे ज्यादा की आवश्यकता नहीं रही है। रीति काल या किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं, वे दिग्दर्शन मात्र के लिए हैं। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती है। उन्होंने ये स्वीकार किया कि बहुत ज्यादा आलोचना नहीं की जा सकती है, केवल इतिहास को इतिहास की तरह लेखन किया जा रहा है। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ा है, पर वह भी विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया गया है। क्या आवश्यक है, उनमें से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक कहा है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। क्या है? आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है। मेरा विचार इस थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ है, उनको आरंभ तक लाकर उसमें आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता है। कुल मिलाकर के आगे वो लिखते हैं, वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संबंध और प्रभावशाली लेखकों और कवियों के नाम जल्दी से या भूल से छूट गए होंगे। इसके लिए तथा उससे अधिक उनकी प्रवृत्तियों से विशेष रूप से परिचित महानुभावों से क्षमा प्रार्थना। कुल मिलाकर के आधुनिक काल में भी वो स्वीकार करते हैं कि काफी चीजें छूट गई होंगी, लेकिन मैंने आधुनिक काल को के सामने कुछ प्रमुख बातें रखी हैं। हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। कुल मिलाकर के यह स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। इस अलग पुस्तकाकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई हैं, विशेषतः आदि और अंत में आदिकाल के अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही। कवि परंपरा के बीच प्रचलित
जनश्रुति और कई ऐसे भाषा काव्यों के नाम गिनाती चली आई है जो अपभ्रंश में हैं, जैसे कुमारपाल चरित और सारंगधर रचित हम्मीर रासो। हम्मीर रासो का पता नहीं है, पर प्राकृत पिंगल पिंगल सूत्र उलटते पलटते, कौन सा प्रकृत प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हम्मीर के युद्धों के वर्णन कई बहुत ही ओजस्वी पद्य और छंद के उदाहरण मिले हैं। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि ये पद्य सारंगधर के प्रसिद्ध हमीर रासो के ही है। ठीक है, तो हमीर रासो की रचना किसने किया है? सारंगधर ने, ध्यान रखिएगा। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को थोड़ा और पल्लवित इसलिए करना पड़ा, जिसमें उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक ठीक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को भी हो जाए और वे धोखे में न रहकर स्वतंत्र विचार में समर्थ हो। मिश्र बंधुओं के प्रकांड कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं, अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ, जरूरी समझता हूँ। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्टों में भी मुझे समय समय पर विशेषता संदेह के स्थल आने पर उलटनी पड़ी है। राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास बीए की हिंदी कोविद रत्नमाला, यानी श्याम सुंदर दास जी की हिंदी कोविद रत्नमाला, श्रीयुत पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी, श्री वियोगी हरि जी के ब्रज माधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है। अतः उक्त तीनों महान भाव के प्रति अपनी कृतज्ञता बताता हूँ। यानी कुल मिलाकर के श्याम सुंदर दास जी का हिंदी कोविद रत्नमाला, राम नरेश त्रिपाठी का कविता कौमुदी और श्री वियोगी हरि जी के ब्रज माधुरी सार से भी इन्होंने सहायता ली है। तीन लोगों की पुस्तकों का सहारा भी रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में लिया है। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा, उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए, पर आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया ना आप देने की हिम्मत कर रहा हूँ। धन्यवाद को आज तक वे एक बदमाशी समझते हैं। इस कार्य में मुझसे भूल जो हुई, सुधार त्रुटियां रह गई, उनकी पूर्ति और अपराध बन पर क्षमा। कुल मिलाकर के बात करें, रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखी गई भूमिका है आषाढ़ शुक्ल काशी 5/1986 और संवत पे दिया गया है और रामचंद्र शुक्ल, तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यह भूमिका लिखी गई थी जो मैंने आपके सामने पढ़ी। इसके बाद बात करते हैं विषय सूची की। अगला है आपका विषय सूची दिया हुआ है, इंडेक्स दिया हुआ है। विषय सूची के अनुसार 1 बाय 1 हम चलेंगे और पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को हम समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का। पहला चैप्टर शुरुआत। तो सबसे पहले दिया हुआ है काल विभाग। क्या दिया है दोस्तों? काल विभाग। जबकि प्रत्येक देश की साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। देखिए, यह पंक्ति हर परीक्षा में पूछी जाती, कई बार टीजीटी के एग्जाम में, कई बार पीजीटी के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में, डीएसएसबी के एग्जाम में, केवीएस के एग्जाम में। अगर हिंदी विषय से आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह कई बार पंक्तियां पूछी जा चुकी हैं। प्रत्येक देश की साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह पंक्ति किसकी है? तो बाबू श्याम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित यह पंक्ति है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक ये पंक्तियां आप निश्चित रूप से दिमाग में बिठाइएगा और ध्यान रखिएगा, ये यहाँ तक। ठीक है, जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है।
अतः कारण स्वरूप साहित्य जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ है। उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं। कितने कालों में विभक्त कर सकते हैं? 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है आपका आदिकाल या वीरगाथा काल। क्या है? आदिकाल या वीरगाथा काल, संवत 1050 से 1375। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्ति काल कहते हैं, संवत 1375 से 1700 तक। अगला है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीति काल की संज्ञा दिया जाता है, संवत 1700 से 1900 तक। अगला है आधुनिक काल, गद्य काल, संवत 1900 से 1984 विक्रमी। तो कुल मिलाकर के बात किया जाए फ्रेंड्स, तो आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल में इन्होंने विभाजन किया। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल, आधुनिक काल को गद्य काल। 10 संवत 250 से शुरू करते हैं, 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से 1984 संवत तक। यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है, पर यह न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। जैसे भक्ति काल या रीति काल को लें, उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे, जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग की होगी जिस ढंग की वीर गाथा काल में हुआ करती थी। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली का किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होंगी। पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार के ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों बात किया जाए तो इन्होंने स्वीकार किया है कि सेम कालखंड में अन्य विशेष कई रचनाएं थी, लेकिन यह कि उनकी अधिकता न होने के कारण उसके आधार पर नामकरण नहीं किया गया है। तो रचनाओं की प्रवृत्तियों के आधार पर आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने कालखंड की नामकरण की प्रवृत्ति रखी है। यानी कुल मिलाकर के नामकरण का आधार रचनाओं की बहुलता और प्रवृत्ति को ही माना है जो सर्वाधिक थी उस कालखंड में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला, आदिकाल का प्रकरण एक, सामान्य परिचय। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। कब से मान रहे हैं? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। तब मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर के 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यानी महाराज भोज से इन्होंने शुरुआत की है और हम्मीर देव के कुछ पीछे तक का समय आपके
आदिकाल के समय के रूप में रेखांकित किया है। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदी जन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। शिव सिंह सरोज में दिया गया है, पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जब प्रमाण नहीं है तो इसीलिए इन्होंने उसे माना नहीं है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना की विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बनती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। किस नाम से पाई जाती है? रासों के नाम से पाई जाती है। कौन सी? आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन जो करते थे। इसे लक्ष्य मानकर इस काल को वीर गाथा काल कहा गया। क्या कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी कि इसी काल को, इसी चीज को हमने आधार बनाया और इसका नामकरण किया वीर गाथा काल। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है, उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री से कुछ प्राप्त है, उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास, प्राकृत रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। देखिए, प्राकृताभास का मतलब प्राकृत रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय इसकी रचना मिलती है। देखिए, प्राकृताभास या अपभ्रंश से क्या तात्पर्य है, रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं। क्या उस समय की कवियों की भाषा है, यानी विशिष्ट भाषा के रूप में है। प्राकृताभास या प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ हिंदी है। इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का प्राय यह हुआ कि उस समय की कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिखे ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिखे लिए जाने लगे। विभक्तियां, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो 100 वर्ष पहले कवि परंपरा रखती चली आती थी। इसी आधार पे आगे वो कहते हैं कि विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी के परंपरा के कोई कवि संभवतः सारंगधर हमीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। चलिए वीर हमीय पा भर मेण कंपई दिगमगण अंधार धूलि सुररह अच्छाई। यानी कुल मिलाकर के वीर हमीर जब चल रहा है तो मेढ़ कंपई, सब कुछ कांप रहा है, ये सारी बातें वो बता रहे हैं। ठीक है, ये भाषा का उस समय वर्णन किया गया है। दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा पहेलियां और मुकरियां लिखते थे। तो खुसरो मियाँ क्या लिख रहे हैं? पहेली और मुकरियां लिख रहे हैं अमीर खुसरो। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। यानी पहेली बूझ रहे हैं। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति की बोलचाल की भाषा मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार के प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी बनते हैं। यानी विद्यापति की बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त क्या है, प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे। बालचंद्र बिजावई भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। मैथिल भाषा में क्या कह रहे हैं? बालचंद्र बिजावई भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। यानी पुरानी काव्य भाषा भी
वो यूज कर रहे हैं। और दूसरी, तो कुल मिलाकर के दूसरी ओर कबीरदास जी अपनी अटपटी भाषा में बानी बोल रहे हैं, अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचार विचारी। और 15वीं शताब्दी के मध्य तक यह परंपरा अपभ्रंश की चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, यानी देखिए, पुरानी प्राकृताभास और मैथिली। पुरानी प्राकृताभास काव्य में क्या कर रहे हैं, बाल चंद्र विद्यावई भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा, ये सब बातें कौन कर रहे हैं, विद्यापति कह रहे हैं। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जंपौ अवहट्ठा, क्या कहा है कि देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जंपौ अवहट्ठा, यानी कुल मिलाकर के बात करें तो ये विद्यापति सुन रहे हैं या लिख रहे हैं। अर्थात देसी भाषा बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा मिला हुआ मैं कहता हूँ। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। क्या कहा, देसी भाषा कहा। देसिल बना सब जन मिठा ते तैसन जंपौ हट्टा, ये विद्यापति की पंक्तियां हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मैं देशी भाषा में बातों को कह रहा हूँ। अतः इसी अर्थ में हम शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकतानुसार करेंगे। इस आदिकरण के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषा की रचना करें। चलिए, अपभ्रंश की रचनाओं का उल्लेख रामचंद्र शुक्ल जी कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका प्रकरण 1 समाप्त हुआ। इसके बाद आता है आपका प्रकरण 2। चलिए प्रकरण 2 पर आते हैं। अपभ्रंश काव्य की शुरुआत। पहला क्या है, अपभ्रंश काव्य। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। यानी जब प्राकृत बोलचाल की भाषा नहीं हो गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझा जाता है। जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोकप्रिय काव्य भाषा का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चलती ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य की और बोलचाल की भाषा से ग्रहण हुआ और काव्य की रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती थी। जब वह साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। ठीक है, भरत मुनि यानी विक्रम की तीसरी शती ने अपभ्रंश का नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। किसने, भरत मुनि ने। वर रुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। यानी अपभ्रंश शब्द का उल्लेख कहाँ मिला, राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। क्या कहा है, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भामह विक्रम 7वीं शती ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिला है। कब मिला है,
विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिला है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिल रहे हैं। कब? उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिले हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि बाण ने हर्षचरित लिखा और सारी बातें की, तो ये सारी कृतियों का उल्लेख कर रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी और बता रहे हैं। संवत 990 में संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। उन्होंने श्रावकाचार नामक एक पुस्तक दोहों बनाई। किसने? देवसेन ने। याद रखिएगा, श्रावकाचार किसकी रचना है? देवसेन की। दोहों में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। इसका अपभ्रंश का अधिक प्रचलित, जैसे जो जड़ सासण भाषियऊ सो मई कहियऊ सारू, जो पालई सई भाऊ करि सो सरि पावई पारू। ये पंक्तियां किसकी हैं? श्रावकाचार की हैं। किसके द्वारा रचित है? देवसेन के द्वारा रचित है। अब देखिए, इन्हीं देवसेन ने दब्ब सहाव पयास, जिसे द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था, जिसके पीछे से माइल धवल ने गाथा या साहित्य के प्राकृत में रूपांतर किया है। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिली हैं, जैसे सुरति पंचमी कथा, योग सार, जसहर चर्यु, उदय कुमार चर्यु इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य का यह आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की है। पुष्पदंत के आदि पुराण संवत 1029, पुष्पदत्त के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में है। उसी काल के आसपास का जसहर चर्यु यशधर चरित्र भी चौपाइयों में रचा गया है। क्या रचा गया है? यशधर चरित्र भी चौपाइयों में रचा गया है। बिणु धवणेर शयणु की हल्लई, बिणु जीवेण देहु की चल्लई, बिणु जीवेण मोक्ष को पावई, तुम्हारी सुकिम अपई आवई। यानी कुल मिलाकर के जसहर चर्यु या यशधर चरित्र भी चौपाइयों में रचा है। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफी प्रेमियों में पाते हैं, तुलसी के रामचरितमानस में पाते हैं। तो कुल कहा जाए, चौपाई और दोहे की परंपरा आपके आदिकाल में ही शुरू हो चुकी थी। ध्यान रखना है सभी को। और यह परंपरा सूफियों में, तुलसीदास में, छत्र प्रकाश ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि आख्यान में देखने को काव्यों में मिलता है। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए हैं। इसमें बौद्ध धर्म जब विकृत हो गया तो वज्रयान संप्रदाय जो बना, उसी में 84 सिद्ध आपके हुए हैं। स्मरण जनता को अब तक है, इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति से संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। किसने? राजशेखर जी ने, भैरवानंद के नाम से। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं सदी से ही पाया जाता है। यहाँ तक कि जो मुसलमान के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन स्थानों को उजाड़ा और तब से ये तितर बितर हो गए, बहुत से भोट आदि अन्य देशों में चले गए। ठीक है। 84 सिद्धों के नाम ये हैं। आगे रामचंद्र शुक्ल जी 84 सिद्धों का नाम उल्लेख करते हैं, जिसमें आप ध्यान से सुन लीजिएगा, 2-4 बार इसको देख लीजिएगा। लोहिपा, लीलापा, विरूपा, डोम्भिपा, सवरीपा, सरहापा, कंकालीपा, मीनपा,
गोरक्षपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीणपा, शांतिपा, तंतिपा, चमरीपा, खड्गपा, नागार्जुन, कण्हपा, कणरीपा, थगनपा, नारोपा, सीलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखंदीपा, अजागीपा, कालपा, धोम्भीपा, कंकड़ापा, कमरीपा, डेंगीपा, भदेपा, तंधेपा, कुक्करीपा, कुचपा, धर्मपा, महीपा, अचिंतिपा, फल्लापा, नलिनपा, भूषुकुपा, इंद्रभूति, मिकोपा, कुठालीपा, कमरीपा, जालंधरपा, राहुलपा, खरवरीपा, धोकरीपा, मेदिनीपा, पंकजपा, घंटपा, जोगीपा, चेलकूपा, गुंडरीपा, निर्गुणपा, जयानंत, चरपटीपा, चपंकपा, भिखनपा, भालीपा, कुमारीपा, चवरीपा, मणिभद्रपा, याद रखिएगा जरूर, मणिभद्रपा योगिनी, कनखलापा, ये भी योगिनी थी, कनखलापा, कलकल्पा, कंतालीपा, धौहिरीपा, उधरीपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दारिकपा, पुतलिपा, पनहपा, कुकालीपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा, ये भी याद रखिएगा लोगनी थी लक्ष्मीकरा, समुदपा, भलीपा। तो यहाँ पर आपको खास करके नाम कौन कौन से ध्यान रखने हैं, सभी याद रखना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन योगिनी याद रखिएगा, मणिभद्रपा, कनखलापा और लक्ष्मीकरा, ये 3 योगिनी थी। इसके अलावा लूहीपा, लीलापा, विरूपा, डोम्भीपा, सवरीपा और सरहापा, नागार्जुन, कुक्करीपा, कन्हरपा, ये नाम आप ध्यान रख सकते हैं। पा का शाब्दिक अर्थ है पाद, जो एक आदर पूर्वक उस समय लगाया जाता था, बाद में आदरार्थक शब्द है। तो 84 सिद्धों के नाम आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने ये दिए हैं, जिसे आप चाहे तो ध्यान रख सकते हैं। वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इसमें वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले महामहिम हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से निकाला था। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल संकृत्यायन जी भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लाए। सिद्धों ने सबसे पुराने सरह सरोज व्रज भी नाम है, जिनका काल डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। उनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। अंतस साधना पर जोर और पंडितों को फटकार, पंडिय सल सत्त बखाण देह विरुद्ध बसंत न जाणई, अमड़ा गमन ल तेन बिखंडई, तो रज्जई भणई हूँ पंडिय। यानी कुल मिलाकर के देखिए, भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 में निश्चित किया है, अंतस साधना पर जोर और पंडितों को फटकार इस समय दिया गया। आगे क्या कहा जा रहा है, जहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश, तहि बट चित्त विवशाम करू, सरेह कही अवेश। पूर अधारे चंदमणि, जिम उज्जो करे, परम महासुख एह फूकणे, दुरी अशेष हरे। जीवंतः जो नौ जरिसो अजरामर होई, गुर उपैसे विमलमयी, तो पर धरना कोई। दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश देखिए कैसे दिया जा रहा है। नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, चियराय सहाबे मुकुल, उजु रे उजु छाड़ी माँ लेहु रे बंक, नियहि बोह माँ जाहु रे रंक। अब लुहिपा या लुइपा के आसपास गीतों के कुछ उदाहरण देखिए। का तरुअर पंच विडाल, ध्यान से समझिएगा, ये पंक्तियां पूछी जा सकती है एग्जाम में।
का तरुअर पंच बिडाल चंचल चिये पैठो कौल। ये किसका है? लूहीपा या लुईपा का है। दिट करिय महासुण परिमाण, दिट करिय महासुह परिमाण, लुई भणई गुरु पुच्छी अजान, भाव न होई अभाव न जाई, ऐस संबोहे को पतियाई, लुई भणई बट दुलख बिरान, तिय धाये बिलसई अह लागेला। यानी कुल मिलाकर के अब विरूपा की वारुणी प्रेरित अंतर्मुख साधना की पद्धति देखिए। 900 के लगभग। सहजे थिर करु वारुणी साध, विरूपा की है। अजरामर होई दिट कांध, दशमी दुआरत चिन्ह दिखैया, आइल ग्राहक अपने बहिया, 64 घड़िए देट पसारा, पैठल ग्राहक नहीं निसारा। यानी यहाँ पर विरूपा बोल रहे हैं, विरूपा की ये पंक्तियां हैं। आगे हम देखते हैं कन्हबा की कुछ पंक्तियां। 900 के उपरांत बानी के कुछ खंड दिखाई देते हैं। एक कणक किज्जई मंत्र न तंत्र, ऋण धरणी लय केली करंत, ऋण घर घरणी जाब न मज्जई, ताब की पंचवण बिहरजई, जिम लोण बिलज्जई पाणी ही, तिम घरणी लय चित, समरस जय तखणे, जय पुणुते समनित। यानी ये कन्हपा जी की पंक्तियां हैं। वज्रयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मध्य और स्त्रियों का विशेष डोमिनी और डाकनी और रजकी जैसी जो उस समय थी अबाध सेवन एक आवश्यक अंग। सिद्ध कन्हपा डोमिनी का आह्वान गीत इस प्रकार गाते हैं। यानी कुल मिलाकर के वज्रयानियों ने योग तंत्र की साधना में एक तो मद्यपान को वरीयता दिया, दूसरा स्त्री सेवन को वरीयता दिया। स्त्री सेवन में उन्होंने डोमिनी रजकी आदि का आह्वान गीत गाया है और स्त्री सेवन को जरूरी बताया है। कैसे? नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई, छोई जाई सो बाह नाड़िया, आलो डोंबी तोय सम करीब मसांग, निघड़ कंध कपाली जोई लाग, एक सुपदमा 64 पाखुड़ी, तढ़ी चढ़ी नाचई डोंबी बापुड़ी, हालो डोंबी तो पुछमी सद्भावे, ऐसा सी जासी डोंबी कहारी नावे। देखिए आगे इसी चीज को क्या, गंगा जमुना माझे रे बही यही नाई, ताही बुड़ी ले मातंगी पोया लीले पार करे, बाहत डोंबी बाहल डोंबी बाट तभैल उछारा, सदगुरु पाए पै जाई वो पुण्य जुड़ऊगा। यानी जुड़ौरा। आगे क्या कहा जा रहा है? का नावणी खंटी मन करियाल, सदगुरु बने घर पतवाल, चीय थिर करी गहुरे नाई, अन्न उपाय पार न जाई। कापालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में। सोचिए उस समय क्या स्थिति थी। रामचंद्र शुक्ल जी लिख रहे हैं कि जो कापालिक जोगी थे उनसे बचे रहने का उपदेश घर में सास और ननद आदि देती रहती थी अपनी भौजाइयों को। कैसे दे रहे हैं कि जोगी आएगा ले जाएगा, जोगी से कैसे बचना है। जैसे कृष्ण और गोपियां होती थी, जैसे राग देश मोह लाई छार, परम भीख लवे मोतिहार, मारिय सासु ननंद घरे साली, माँ मारिया कन्न भैल कवाली। यानी थोड़ा घट के भीतर का बिहार देखिए। अब देखिए बिहार की बात कर रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी की, क्या उस समय की परिस्थितियां थी। नाड़ी सक्त दिय धरि खदे, अनह डमरू बाजड़ वीर नादे, कान्ह कपाली जोगी पैठ अछारे, देह नरी बिहरई एकारे। इसी ढंग का कुकरिपा संबत एक गीत लीजिए। ससुरी निंद गेल बहुड़ी जागा, कानेट चोर निलक्का गई मांगा, दिवसई बहुड़ी काढ़ई डरे भा, रति भैले कामरुजा। यानी काम रूप जागृत हो गया। रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई बिरला ही बूझ सकता था। सिद्ध तांतिपा की अटपटी वाणी सुनिए। ये सारी पंक्तियां आपके परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना है, सारी पंक्तियों को ध्यान से
दिमाग बिठाने का प्रयास करना है। पेंग संसार बाडे हिल जा, दुहिल दूध के बेटे समा। पेंग संसार बाडहिल जा, दुहिल दूध के बेटे समा। बलद बियायल गविया बांझे, पिटा दुहे एतना साझे। जो सो बुझी सो धन बुद्धि, जो सो चोर सोई साधी। निते निते पियाला सिहे, सम जूझ ढेड पायर गीत बिरले बूझा। यानी कुल मिलाकर के ये सारी पंक्तियां आप देख रहे हैं। अब ये वज्रयान की बात है, जिसमें स्त्रियों का सेवन अनिवार्य माना गया है, डोम्भिपी और उन सब चीजों का, डोमनी का। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया, तब उसमें से 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई, जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इसे महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए, कौन कौन से? शून्य, विज्ञान और महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिमाण का अंदाजा करने के लिए इसे सहवास सुख से 100 गुना कहा गया था। ब्रह्मानंद के सुख के परिमाण का अंदाजा करने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा गया था, पर वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। यानी वज्रयान में निर्वाण और सहवास सुख बताया गया। शक्तियों के सहित देवताओं के युगनद स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी, जो कहीं कहीं अब भी मिलती है। रहस्य या गुह्य की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुह्य समाज या स्त्री समाज स्थान स्थान पर होने लगा। ऊंच नीच कई वर्ण की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक बीभत्स विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, योग या सेवन आवश्यक था। इसमें कोई, यानी सिद्धि प्राप्ति के लिए स्त्री, जिसे योगिनी या महामुद्रा कहते थे, उसका सेवन अनिवार्य बना दिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत में आए, उस समय देश के पूर्वी भागों में, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर दुराचार फैल रहा था। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते, जैसे का, तरुवर, पंच विडाल। पंच विडाल में बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबंध, आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ली है। हिंदू शास्त्र के विकारों की बंधी संख्या 6 है। गंगा जमुना माझे बहै रे नाई। ठीक है। यानी कुल मिलाकर के का, तरुवर, पंच विडाल को इन्होंने आधार भी बनाया। इला पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा करने की बात कही। इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। क्या कहते थे? संध्या भाषा कहते थे। ठीक है।